फिज़िक्स की लास्ट क्लास में हमने वेक्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के जो वेक्टर होते हैं उन्हें हमने पढ़ना शुरू किया था। और उसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहा था। और यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसकी डायरेक्शन जो है वैसी ही होती है जैसे ही नॉर्मल वेक्टर्स की होती है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे जो बात है वो विशेष तौर पे इनको ध्यान में रखनी होती है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। फिर लास्ट क्लास में हम एक मैंने आपको बताया कि 2D अगर डायरेक्शन में 2D कोऑर्डिनेट्स जो है उनको यूनिट वेक्टर में हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने उसके बारे में बताया। तो एक बार मैं वो वाला टॉपिक वापस रिवाइज कर लेता हूँ। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, इस वजह से वो बीच में रह गया था पार्ट। तो मैं 2D वेक्टर जो होता है 2D कोऑर्डिनेट जो है उसको वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो 2D कोऑर्डिनेट्स 2D कोऑर्डिनेट्स इन यूनिट वेक्टर्स तो इसके बारे में हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये कोई मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस में मान लो एक पॉइंट P है। ये पॉइंट कोई P है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x कोमा वाई, कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं x कोमा वाई। एग्जाम्पल के तौर पे 1 कोमा 2, 2 कोमा 4, 3 कोमा 7, कुछ भी हो सकता है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पे केवल x और y दो ही कोऑर्डिनेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ से एक ये जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से यहाँ तक आने वाला ये जो वेक्टर क्रिएट हुआ, जो ओरिजिन O जो कि कहाँ पर है 0,0 पर है, और हमारा जो कोई भी एक जनरल कोऑर्डिनेट हमने x, y लिया, तो इन दोनों को मिलाने वाला ये जो वेक्टर है इसे अपन नाम दे देंगे कोई OP वेक्टर। इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, OP वेक्टर नाम दिया इस वेक्टर को, जो O से P की ओर है। O तो है हमारा ओरिजिन और P है वो पॉइंट जो जिसके कोऑर्डिनेट x, y हमें दे रखे हैं। तो OP वेक्टर ये हो गया। अब इस OP वेक्टर को अपन अगर आई कैप और जे कैप में लिखना चाहें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये x और y की वैल्यूज़ क्या होती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो x क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो x एक्सिस पे लेंथ होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये x लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये y लेंथ है। ये लेंथ क्या है, y है, ठीक है, और ये है x। तो इस लेंथ को अपन x बोल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट पर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस पे लेंथ होती है किसी पॉइंट की, ये y एक्सिस पे y लेंथ है। अब देखिए ये x है ये y है, यानी कि इस पॉइंट P के क्रिएशन के लिए हमें x एक्सिस पे x चलना पड़ा और y एक्सिस पे y चलना पड़ा। तो मैंने आपको बताया कि OP वेक्टर जो है इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, x एक्सिस पे तो x कदम चला है, एक कदम चलता है तो i कैप लगता है, और x कदम चला तो x i कैप हो जाएगा। और y एक्सिस पे y कदम चला है और एक कदम चलता है तो j कैप हो जाएगा। तो मैं OP वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, x एक्सिस पे तो x i कैप चला, प्लस y एक्सिस पे y कदम चला तो y j कैप। तो इस तरह से हम OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं i कैप और j कैप की फॉर्म में। फिर मैंने आपको बताया जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ होती है उसका, है ना। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे O से P तक का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे और पीछे डंडा लगा देते हैं। तो O से P तक का जो ये लेंथ है इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी। इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो सिंपल हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल है या फिर जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। जैसा कि देखो ये लेंथ y है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये भी जो लेंथ होगी ये भी y हो जाएगी। अब ये x है ये y है, अगर मैं OP की लेंथ निकालना चाहूँ तो रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा,
हाइपरटोनियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम को हमने बहुत ही बेसिक से यूज़ किया। ओपी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया अगर मान लो ओपी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो, ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी है ना। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो कोई भी वेक्टर में जब आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अब देखो यूनिट वेक्टर निकालना है तो ओपी में ओपी मैग्नीट्यूड का डिवाइड किया या फिर ओपी कैप जो है यानी कि ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी जो कि अभी हम निकाल चुके हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ओपी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इस तरह से हम ओपी कैप निकाल सकते हैं और इस तरह से ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ गया ओपी कैप का। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई यहाँ पे कि अगर मान लो ये ओपी वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो, है ना, एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा हो तो यहाँ पे इस थीटा की देखो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टैन थीटा है यहाँ पे, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है y और बेस कितना है x। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए टैन थीटा भी निकाल सकते हैं कि कोई वेक्टर हमारे x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये सारे रिजल्ट किसके लिए आए थे, ये सारे रिजल्ट आए थे 2D कोऑर्डिनेट्स के लिए आए थे, अगर कोई कोऑर्डिनेट मान लो 2 डायमेंशन में दे रखा हो तो उसके लिए। फिर मैंने आपको घर पे करने के लिए एक सवाल दिया था कि एक कोई पॉइंट है, क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, मैंने आपको एक पॉइंट दिया था, मैं एक बार डेटा ले लेता हूँ। तो पॉइंट जो था शायद 6,8 या 8,6 था। उस क्वेश्चन को अपन वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पॉइंट दिया था कि कोई पॉइंट बी है 6,8, कोई पॉइंट बी जो है वो है 6,8, ठीक है, और पॉइंट ओ जो है वो तो ओरिजिन है 0,0। तो क्वेश्चन ये था कि आप पता लगाइए कि ओ बी वैक्टर क्या होगा। एक तो मैंने ये सवाल पूछा था ओ से बी की ओर जाने वाला वेक्टर, फिर मैंने पूछा कि ओ बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर मैंने पूछा कि ओ बी वैक्टर जो है उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फिर मैंने पूछा कि कितना एंगल बना रहा है ओ बी वैक्टर एक्स एक्सिस के साथ विद एक्स एक्सिस। तो ये सवाल इतने हमने करने हैं, वापस में एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो फटाफट इसके आंसर आप लोग बताइए, जिन्होंने आंसर ये कर लिया, जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो सॉल्यूशन बताइए। सर हम्म सर पहले का 6i के, सेकंड का पहले का 6i के प्लस 8j के, दूसरे का 5 आएगा, हम्म 5 क्या 10 आएगा, हाँ और तीसरे का दोनों को करके वो सर आएगा हाँ 0.6 और 0.8, बिल्कुल 0.6 सही। अपॉन 0.8। देखो पहले का तो आ जाएगा ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू 6,8 एक्स कोमा वाई। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ तो लगा देना है आपको आई कैप, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसके साथ लगा देना है आपको जे कैप। तो ओ बी वैक्टर क्या आ जाएगा 6i कैप प्लस 8 जे कैप। और उसके बाद में ओ बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आ जाएगा रूट में 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर रूट करके ऐड कर देंगे। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये आ गया 36 प्लस में 64 जो कि 100 होता है, और 100 का जब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा इस सवाल का, ये दूसरा आंसर हो गया इस सवाल का। अब ओ बी कैप निकालना है, तो ओ बी कैप निकालने के लिए जो ओ बी वैक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप, इसमें हमें 10 का डिवाइड कर देना है, क्योंकि ओ बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, ओ बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, उससे क्या आ जाता है हमारे पास ओ बी कैप आ जाता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.6
आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। तो ये हमारा थर्ड आंसर आ गया ओ बी कैप के लिए। और अगर टेन थीटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y अपॉन में x करना पड़ेगा। y कितना है 8 है और x कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा 4/3। और टेन थीटा अगर 4/3 हो तो थीटा की वैल्यू होती है 53, 53 53 डिग्री आ रहा आंसर एंगल। हो जाएगी। तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। तो इस तरह से अगर 2D कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो उनको हम वेक्टर फॉर्म में 2D कोऑर्डिनेट का कोई x, y पॉइंट है तो 2D कोऑर्डिनेट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये 2D कोऑर्डिनेट से मैं 3D कोऑर्डिनेट्स में जाता हूँ। अगर मैं 3D कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, 3D कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट फैक्टर इन यूनिट वेक्टर्स, तो मैं अगर कोई 3D कोऑर्डिनेट है यानी कि एक ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हो। 3 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और तीसरा होता है z, जो कि प्लेन से बाहर की ओर होता है। ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया मान लो z, जो कि प्लेन से बाहर की ओर है। ये तो हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। और मान लीजिए कोई पॉइंट हमें आई दे रखा कैप, हो। जे कैप और के कैप। हाँ, वापस मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। मान लो 3 पॉइंट से 3D कोऑर्डिनेट्स। और रियल लाइफ में जो हमारी दुनिया है वो 3D से ही इंडल्ज है, 3D से ही घिरी हुई है। तो यहाँ पे देखो 3D कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ से ओरिजिन से P की ओर जाने वाला ये जो वेक्टर होगा, आप इसको विजुलाइज करना, ये 3 डायमेंशन में है। और ये मान लो ओरिजिन है 0,0 वाला O, ये हमारा ओरिजिन है 0,0 वाला। तो OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हो जाएगा। अब इस OP वेक्टर के लिए जो सारी वैल्यूज़ है मैं सीधा आंसर लिखने वाला हूँ, क्योंकि हमने 2D में सीख लिया तो 3D में भी कुछ कुछ वैसा ही है। इस बार ये हो जाएगा x की तरफ तो आई कैप, फिर x आई कैप, y जे कैप प्लस जे जेड कैप और के इसका फिर कैप के हो कैप। जाएगा। तो ये तो ओपी वेक्टर का एक्सप्रेशन आ जाएगा सबसे पहले। फिर अगर मैं बात करूं ओपी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड में मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने आई कैप और जे कैप या फिर जो कोऑर्डिनेट्स थे उनका स्क्वायर रूट करके ऐड किया था। उस बार 2 कोऑर्डिनेट थे लेकिन इस बार 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके हम ऐड करके उनका रूट कर देंगे, तो हमारे पास ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। ये आया ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ओपी कैप निकालना है यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है ओपी की डायरेक्शन में, तो वही बात ओपी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। तो यहाँ से ओपी कैप की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो ओपी वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डिवाइड कर देंगे हम रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो यहाँ से हमारा ओ पी कैप आ जाएगा। तो इस तरह से हम ओ पी कैप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? इसको फटाफट एक एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 मान लीजिए है ये 7, ठीक है। 2,5,7 है और पॉइंट जो ओ है जो सर कि हम ओरिजिन निकाल रहे होता हैं क्या? है। हाँ सर हम निकाल रहे हैं क्या? हाँ, निकालो बिल्कुल। और जो ओरिजिन है यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0,0,0 होता है, तो आपको वही चीज़ें सारी निकालनी है। ओ पी वैक्टर सॉरी ओ ए वैक्टर हो जाएगा इस केस में। इस केस में ओ ए वैक्टर निकालना है। एक तो ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये प्रैक्टिस करनी है आपको, और ओ ए कैप क्या हो जाएगा यानी कि ओ ए की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमें सॉल्व करना है।
तो फटाफट आंसर बताइए, प्रैक्टिस के तौर पे है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा अब आपको क्योंकि आप सीख चुके हो। बताइए। बताइए क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। एक्स के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। तो यहाँ से ओ ए वैक्टर जो है उसका तो सीधा सा हिसाब किताब, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये तो ओ ए वैक्टर आ गया। ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड देखना है तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये ओ ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी, इसका है सर 9.75। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 25 और 4 29 और 49 78 है। कितना आया, 78 है। अच्छा 78 आया। तो इसको 78 ही रख लेते हैं, रूट में 78 मैग्नीट्यूड है और ओ ए कैप निकालना है। तो ओ ए कैप में यह आ जाएगा 2 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइडेड बाय, यह है 7 के कैप और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, रूट में 78 से। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तेरा अगर कट रहा है ना, कट हाँ, रहा है, ये कट रहा है। कैसे कट रहा है, 13.78। नहीं, रूट में 78 का रूट जो है वो थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह में आएगा, तो अपन उसको अभी ना करके, अपन ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाके केवल कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। तो ये ऐसे हमें सॉल्व करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इसमें छोटे सर छोटे सिंपल क्वेश्चंस है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हम सीख चुके हैं। अब मैं और देखो कुछ नया वेरिएशन लेके आता हूँ। सर हाँ बोलो। इसमें वो डिग्री फाइंड नहीं करनी है क्या, एंगल वाला वो अब फाइंड इसमें नहीं देखो, करना। थोड़ा सा डिग्री फाइंड आउट करने वाला जो तरीका है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो पी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा उसे अपन अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलते हैं और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको गामा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसे अपन जब डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे तो वहाँ पे अपन इसे वापस डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी फिज़िक्स के हिसाब से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उस चीज़ को अपन नहीं लेंगे। लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसमें सोच के बताइए कि अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा और गामा क्या होगा। ठीक है, आपको ये एक बार सोचना है, आपको ये देखना है कि क्या हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। हालांकि जिस लेवल का अपन को फिज़िक्स पढ़ना है, फिज़िक्स के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो बच्चे मैथ्स लेते हैं और जब मैथ्स में वो 12th क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मैथ्स के सेक्शन में एक 3D ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर आता है, वहाँ पे उनको इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। लेकिन अपन को फिज़िक्स के दृष्टिकोण से इसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी सीखो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जितना अपन को सीखना चाहिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हमें फिज़िक्स को समझने में हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वो चीज़ हमें ज़रूर सीखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे लेता हूँ कि अगर मान लो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आपको वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनको ऐड कैसे करें, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें। तो नेक्स्ट लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन, देखो ये जो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में वेक्टर होते हैं ना, जैसे मैं वेक्टर ए की बात करूं तो कोई वेक्टर ए है, मान लो ए एक्स आई कैप, यानी कि इसके आई का कंपोनेंट है ए एक्स, वाई का कंपोनेंट है ए वाई
और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई कंपोनेंट है ए जेड के कैप। तो ये जो फॉर्म होती है ना जिसमें हम किसी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप में रखते हैं, इस फॉर्म को रिजोल्यूशन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ड आप ध्यान में रखें, इस फॉर्म को रिजोल्यूशन फॉर्म बोलते हैं जिसमें किसी भी वेक्टर को अपन आई कैप जे कैप और के कैप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स इन रिजोल्यूशन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो रिजोल्यूशन फॉर्म होती क्या है, ऐसी फॉर्म किसी वेक्टर की जो आई कैप जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट होती हो। द फॉर्म ऑफ वेक्टर इन आई कैप जे कैप एंड के कैप, वेक्टर इन फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो आई कैप जे कैप और के कैप में लिखा हुआ हो उसे उस वेक्टर की रिजोल्यूशन फॉर्म बोलते हैं, रिजोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो हम रिजोल्यूशन फॉर्म जो है वेक्टर्स की, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। यानी कि कोई दो वेक्टर अगर रिजोल्यूशन फॉर्म में दे रखा हो तो उसको ऐड कैसे किया जाए और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और कोई वेक्टर मान लो बी दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमें मान लो वेक्टर ए और बी इस तरह से दे रखे हैं, और अगर हमें वेक्टर ए और बी को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस बी अगर हमें ऐड करना है तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, आई को आई के साथ ऐड करोगे, जे को जे के साथ ऐड करोगे और के को के के साथ ऐड करोगे। यही बात ध्यान में रखोगे। अगर आप 5 कदम एक्स एक्सिस पे चले हो और 10 कदम और कोई चले हो तो 5 और 10 15 हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस वाले कदम एक्स एक्सिस के साथ ऐड होंगे, वाई एक्सिस वाले कदम वाई एक्सिस वाले आपके कंपोनेंट के साथ ऐड होंगे, और जेड एक्सिस वाले जो कदम हैं वो जेड एक्सिस वाले जो कंपोनेंट्स से उन्हीं के साथ ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे इस बात से आपको देखो क्या करना होगा, अगर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप आ जाएगा, और प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप आ जाएगा। इस तरह से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो x का x के साथ, y का y के साथ और z का z के साथ कर दीजिए। आप सिंपली ऐड करोगे तो आई कैप को कॉमन ले लोगे, जे कैप को कॉमन ले लोगे, के कैप को कॉमन ले लोगे, तो आपको यही टर्म मिलने वाला है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड प्लस के कैप। और इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना हो, जैसे मैं a माइनस में b करता हूँ, अगर मुझे a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे वही सेम प्रिंसिपल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि ax में से आप bx को घटा दो। हाँ बोलो। सर हाँ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है क्या? नहीं ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं है, वो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन अलग होता है ना। मल्टीप्लिकेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अभी वो नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। अपन अभी केवल और केवल दो वेक्टर्स को कैसे ही ऐड किया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए जब वो रिजोल्यूशन फॉर्म में दे रखे हों, केवल हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, और लास्ट हो जाएगी टर्म ए जेड माइनस में बी जेड के कैप। तो इस तरह से कोई दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? अगर ऐड करना है तो x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। सब्ट्रैक्ट करना है तो x में से y घटा दो, x में से x वाला घटा दो, y में से y वाला घटा दो, और z में से z वाला घटा दीजिए, आपको सब्ट्रैक्शन भी मिल जाएगा।
मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से हमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई वेक्टर ए है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, ये तो है वेक्टर ए। और वेक्टर बी है 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये दो वेक्टर हैं जो रेजोल्यूशन फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में दे रखे हैं। सबसे पहला काम हमें करना है, हमें एक तो पता लगाना है कि ए और बी को जब ऐड करेंगे तो फाइनल वेक्टर क्या आएगा। एक तो हमें ये पता लगाना है, और एक हमें पता लगाना है ए में से बी को घटाते हैं तो हमें क्या वेक्टर फॉर्म मिलने वाली है। यहाँ पर हमें दूसरा सवाल ये करना है। तो ये दो चीज़ें हमें करके बतानी है। तो फटाफट अगर आपको ये फॉर्मूलेशन या फिर ये जो तरीका है रेजोल्यूशन फॉर्म में वेक्टर को ऐड करने का, अगर आपको ये चमक गया है यानी कि आपको समझ में आ गया है, तो यू कैन डू दिस वेरी इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर हाँ बताओ। सर 2 i कैप प्लस में होगा 2 i कैप 3 जे कैप 11 सर वो के। अब देखो कैसे आएगा। आ, इस आई के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है या नहीं है, 1 है ना। और इस जे के मल्टीप्लाई में भी 1 मौजूद है, तो ये गलती मत करो। अब देखो ए प्लस बी जब करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो देखो क्या होगा, आई का आई के साथ तो एक आई और 2 आई मिलके कितना बना लेंगे, 3 आई 3 i कैप मिलाएंगे। तीन और आई और और एक जे मिला, 3 जे और एक जे मिलके क्या बना लेंगे, 4 के 4 कैप जे कैप बना लेंगे। प्लस 5 के कैप और 6 के कैप मिलके 11 क्या बना लेंगे, 11 के कैप बना लेंगे। तो ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो a माइनस बी करना है, तो वेक्टर a में से मैं वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो वेक्टर a माइनस टू बी, देखो आई कैप प्लस 2 जल्दबाजी मत जे करो, कैप प्लस जल्दबाजी मत करो, आंसर को सही निकालना है हमें। तो देखो सोचिए, इसके आगे कौन है, 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 में से इस बार क्या करोगे, 2 को घटाओगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई में कौन, आई कैप, प्लस 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 इंटू क्या हो गया, जे कैप, प्लस 5 माइनस 6 इंटू के कैप। यानी कि आई के कॉफिशेंट और आई, इस आई के कॉफिशेंट को इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखो a माइनस बी को जब घटाओगे तो आपको बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। 1 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1 बचा ना, तो -1 को लिख देंगे माइनस में आई कैप। 3 में से 1 गया, ये बचा 2, तो ये बच जाएगा ट्वाइस ऑफ जे कैप। 5 में से 6 गया, फिर क्या बचा, माइनस में 1, तो माइनस में 1 को क्या लिख देंगे, माइनस में के कैप लिख देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा a माइनस बी का, a वेक्टर माइनस में b वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? बताइए, कोई डाउट हो किसी को, कोई प्रश्न हो तो यू कैन आस्क मी। तो इस तरह से हम अगर दो वेक्टर रेजोल्यूशन फॉर्म में दे रखो, रेजोल्यूशन फॉर्म का क्या मतलब है, ऐसा कोई वेक्टर जो आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में हो, उसको उस वेक्टर का रेजोल्यूशन फॉर्म बोलते हैं। और रेजोल्यूशन फॉर्म में अगर ऐड करना है तो आई के कॉफिशेंट का आई के साथ, जे के कॉफिशेंट का जे के साथ और के कॉफिशेंट का के साथ एडिशन कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन करना हो तो सेम प्रिंसिपल अपनाना है। जैसे ए को बी में से घटाना है तो आप ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड करोगे। और अगर b में से a को घटाना होता तो आप bx में से ax घटाते, फिर by में से ay घटाते और bz में से az घटाते।
तो आपको क्या मिल जाता, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल जाता। तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है, बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही मज़ेदार सवाल होते हैं। तो ये वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी हमने निकालना सीखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर वेक्टर्स। द थ्योरी इज ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले नेक्स्ट, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स के लिए ट्राइंगल्स लॉ को पढ़ते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं सदिशों का त्रिभुज का नियम। सदिशों का त्रिभुज का नियम, इसे अपन पढ़ने वाले हैं, द ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसे समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को गौर से समझना। जैसे मान लो मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, देखो ये ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब बातें जो हैं यहाँ पे अपन ध्यान से समझेंगे। मैं अलग अलग केसेस लेता हूँ और उन केसेस को डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो व्यक्ति फोर्स लगा रहे हैं। एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा व्यक्ति फोर्स लगा रहा है कोई 5 न्यूटन का। यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक व्यक्ति लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स यानी कि कुल बल कितना लग रहा है, अगर उसकी वैल्यू पूछो तो आप क्या बताओगे, नेट फोर्स 15। कितना लग रहा है, सर कितना लग रहा 5 है, निकलेगा, 5 न्यूटन। कुल 5 बल कितना न्यूटन। लग रहा है यहाँ पे। देखो ये 10 न्यूटन से इधर की ओर धक्का दे रहा है और ये 5 न्यूटन से इधर की ओर धक्का दे रहा है, तो डेफिनेटली 10 + 5 ही तो होएगा, यानी कि 15 न्यूटन नहीं होगा क्या, है ना। अपन कार को धक्का देते हैं तो एक व्यक्ति 10 न्यूटन से पीछे से धक्का दे रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, तो 10 + 5 डेफिनेटली सीधा का सीधा 15 हो जाएगा। थोड़ा सा और इस पूरे कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मैं वापस वही ब्लॉक लेता हूँ, वापस मैं वही ब्लॉक लेता हूँ, उसी तरह का ही ब्लॉक लिया, लेकिन इस बार जो फोर्स लग रहा है, मैंने देखा कि भाई 10 न्यूटन तो इधर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इस बार 5 न्यूटन इधर से ना लगा के कोई सामने से आके इसको 5 न्यूटन से धक्का दे रहा है। इस बार 10 न्यूटन ये आगे की ओर धक्का तो दे रहा है, लेकिन 5 न्यूटन का धक्का इसको पीछे की ओर मिल रहा है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना हुआ, तो आप क्या बता सकते हो नेट फोर्स कितना हुआ, कुल बल कितना लगा 5 इस पर। न्यूटन, 5 न्यूटन। हाँ, और किस डायरेक्शन में लगा। सर ये इधर वाली में हाँ, आगे की ओर ना। 5 न्यूटन की तरफ धक्का दे रहा है। हाँ, इधर की ओर धक्का दे रहा है, तो देखो इस केस में हाँ कितना हो जाएगा, 10 तो आगे की ओर है और 5 पीछे की ओर है, तो टोटल कितना आया अपना 5 न्यूटन आया। ये क्या आ गया, आगे की ओर, है ना, आगे की ओर है, ठीक है। और इस केस में भी 10 न्यूटन आगे की ओर था, 5 न्यूटन आगे की ओर है, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, फॉरवर्ड, ठीक है। मैं इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहा हूँ और ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस जो हैं, इन दोनों केसेस में तो देखो ये वेक्टर भी इस तरफ है, ये वेक्टर भी इस तरफ है, तो दोनों को ऐड कर दिया 15 न्यूटन। इस केस में दोनों वेक्टर, क्योंकि देखो फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेके कि मैं धक्का, मेरा दोस्त अगर पहाड़ पे खड़ा है और उसे मैं धक्का दूं, तो धक्का आगे की ओर दूंगा तो वो खाई के अंदर गिर जाएगा, धक्का पीछे की ओर लूँगा तो वो बच जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन क्या है ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पहले वाले केस में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, दूसरे वाले केस में एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं एक तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लेता हूँ। देखो ये दोनों जो केस है इनको आप आसानी से बता सकते हो, है ना, आप एकदम आसानी से बता दोगे। मैं कोई दूसरा केस भी लेता तो भी इन दोनों केसेस के अंदर जो नेट फोर्स लगने वाला है, नेट जो फोर्स लगेगा
आप आसानी से बता सकते हो कब, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें तो देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और इस केस में दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल है ना। तो अब मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लेता हूँ, तीसरा केस लेता हूँ, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में एक वेक्टर तो मान एक लो, आगे की ओर है, एक नीचे की ओर है। हाँ एक इधर से लग रहा है और मान लो एक इधर से लग रहा है। यानी कि अब देखो दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तब करे तो सर ये करे क्या? नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ नहीं लगेगा क्या? ये 10 ऊपर की न्यूटन तरफ है और लगेगा। ये 5 न्यूटन है मान लो, है ना। मैं कोई भी केस ले सकता हूँ, इसको इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, है ना। इस बार मैंने 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को मैंने लिया है कि 10 न्यूटन तो इधर की ओर धक्का दे रहा है और 5 न्यूटन इधर की ओर धक्का दे रहा है। अब इस केस में अगर मैं नेट फोर्स पूछता हूँ कि भाई नेट फोर्स कितना है, तो आप अगर 15 न्यूटन बोलते हो तो भी आपको लगेगा नहीं 15 न्यूटन तो नहीं हो सकता। अगर आप 5 न्यूटन बोलते हो कि 10 में से 5 को घटा दूँ तो भी आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, 10 में से 5 भी नहीं घटेगा, और ना ही 10 को सीधा डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो सीधा ना सर तो ऐड करने से सेवन पॉइंट आएगा और फाइव आएगा। हाँ। 7.5, 7.5 बीचों बीच जाएगा ना ये? अब देखो 7.5 क्या आएगा क्या, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। नहीं 7.5 भी नहीं आएगा इसका आंसर, है ना। अब क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे निकाला जाए? यहीं पे क्या आता है, जो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर है वो काम में आता है। तो जिसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आता है वो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स केस होते हैं कि दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, 10 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, 5 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है। अब देखो थोड़ा सा अगर फील करें, फिजिक्स को अपन फील करने की कोशिश करेंगे तो अपन सोच सकते हैं यार यार इधर कहीं पे ये जाने को, इधर कहीं पे जाएगा ये तो अपन सोच सकते हैं कि ये इधर ही कहीं जाएगा। ये ना तो इधर जाने वाला है ना इधर जाने वाला है, ये बीच में कहीं कोई रास्ते में जाएगा। अब ये बीच में जब रास्ते में जाएगा तो उस रास्ते पे इसे नेट फोर्स कितना होगा? एक तो सवाल ये बनता है कि ये बीच कहीं पे जा रहा है तो उस डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स होगा। और दूसरा सवाल बनता है कि ये कितने एंगल पे, यानी कि हमें ये तो देगा डायरेक्शन, ये थीटा किसके लिए निकालेंगे हम, ये पता लगाने के लिए किस डायरेक्शन में वो फोर्स जा रहा है। और ये जो नेट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमें देगा कि कितना नेट फोर्स हमें मिलने वाला है इस 10 न्यूटन और 5 न्यूटन से। और ये काम हम किससे कर सकते हैं? ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर से ही कर सकते हैं। तो अभी आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है और 10 मिनट के बाद वापस हम मिलेंगे हमारी केमिस्ट्री की क्लास के लिए।